हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी हम कंप्लीट करे थे बस फर्स्ट पार्ट 6th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, और इसके आगे हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी तक इसमें इस डायग्राम को डिस्कस कर लिया था अच्छी तरीके से कि ग्रह कौन कौन से होते हैं और क्या उनका क्रम होता है हमारा। ठीक है, अब आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे के पार्ट को। आज हम इसमें देखने वाले हैं सौर मंडल। उससे पहले चंद्रमा के बारे में दे रखा है कि चंद्रमा जो है हमारा वो क्या है, एक उपग्रह है। जिस प्रकार हमने देखा कि सूर्य है वो क्या है, हमारा एक तारा है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो हमारा क्या है, उपग्रह है ना। और ये हमारी पृथ्वी का क्या है, सहचर है। इसको हमने सहचर क्यों कह रखा है, जिस तरह पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, उसी तरह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है चारों तरफ, इसलिए इसको क्या बोला है, पृथ्वी का सहचर बोला है। अब हमारी पृथ्वी जिस तरह सूर्य के चक्कर लगाती है उसी तरह बाकी के जो 7 ग्रह हैं, हमने कही थी ना उनका परिक्रमण अलग अलग है, तो वैसे ही वो 7 ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास क्या होता है, चंद्रमा होता है। और 2 ऐसे भी ग्रह हमने देखे थे जिनके पास क्या नहीं होता था, चंद्रमा नहीं होता था। और वो कौन से थे, हमारे बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सौर मंडल की। सौर मंडल को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सौर मंडल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये क्या होगा, हमारा सौर प्लस मंडल। सौर किसको कह रहे हैं हम, सूर्य, मतलब कि सन को कह रहे हैं। मंडल उसका एक परिवार का समूह हो गया। ठीक है, और जिसका मुखिया कौन है, हमारा सूर्य है। तो इसी में यही बता रखा है, जो पौराणिक हमारी रोमन कहानियाँ थी उसमें सौल मतलब कि सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है ना, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कह देते हैं, सौर मंडल कह देते हैं। और सौर शब्द का उपयोग करते अधिक शब्दों में आपने देखा होगा, क्या है कि इसलिए जो सूर्य का जो पूरा परिवार है, मतलब उसके जो ग्रह हैं उस सब को, और उसके क्षुद्र ग्रह हुए जितने भी उल्कापिंड हुए, उसका पूरा परिवार को हम क्या कह देते हैं, सौर मंडल कह देते हैं। अब इसमें हम सौर मंडल देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, सूर्य, ठीक है, 8 ग्रह और उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, सब मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारा सौर मंडल हो गया, ये जो सूर्य का परिवार हो गया, उसके अंतर्गत क्या क्या आ गया, हमारा सूर्य आ गया, 8 ग्रह आ गए, हमारे उपग्रह आ गए। उपग्रह क्या है, हमारे चंद्रमा। ठीक है, और जो अन्य खगोलीय पिंड होते हैं वो क्षुद्र ग्रह, जो कि हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी से आते हैं, वह और उल्का पिंड सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और हम सौर परिवार का उसको क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया कौन कहलाएगा, हमारा सूर्य कहलाता है। तो ये होता है हमारा सौर मंडल। अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। सबसे पहली चीज़ हमने क्या कह दी कि वो मुखिया है, ठीक है ना। और क्या है, एकदम सेंटर में हमारा ये स्थित है। यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक हीलियम गैसेस जो इम्पॉर्टेंट होती है इसकी, ऐसी गैसेसों से बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी होती है ना। और इसके ही खिंचाव बल के कारण सौर मंडल पूरा बंधा हुआ है। हम देखते हैं जितने भी ग्रह हैं वो इसके खिंचाव के कारण एक पूरे बंधे हुए हैं, है ना। तो ये इसका क्या है, खिंचाव बल है, इसके कारण जो कि ये हमारे सारे ग्रह इससे बंधे हुए हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो सारे किससे हमारा प्रकाश पाते हैं और ऊष्मा पाते हैं, सूर्य। तो ये क्या है, एकमात्र स्रोत है हमारा प्रकाश और ऊष्मा का। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमने कहा था कि तारों की अपेक्षा सूर्य हमें बड़ा और उसकी हमें ज़्यादा ऊष्मा और अत्यधिक तेज उसकी
प्रकाश मिलता है, लेकिन हम उसको उतनी अधिक गर्मी को हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे इतने भी पास नहीं है, जैसे तारे तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन सूर्य भी कम दूर नहीं है, वो भी हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं ग्रह क्या होते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, जिनको हम देख चुके हैं। बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इनको हम यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है इसको याद करने की। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया था उस तरह भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और वो किस वे से चक्कर लगाते हैं, मतलब एक आकृति जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार की। इस तरह ये हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बीच में हमारा सूर्य और ये चारों तरफ हमारे चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम उसकी कक्षा कहते हैं, जिसके चारों तरफ वो पूरा चक्कर लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है ना, इसलिए ये सबसे जल्दी हमारा क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। अब इसको केवल कितने दिन लग रहे हैं? इसलिए 88 दिन। हमने देखा नेपच्यून को सबसे ज़्यादा साल लगते हैं, कितने 88 साल के करीब लग जाते थे करीब। और मात्र 88 दिन में जो हमारा बुध ग्रह है वो इसके चक्कर लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और जो आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। अब इस पैरा में बताया गया है कि अभी तक प्लूटो, हम एक प्लूटो को भी क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। लेकिन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसकी बैठक हुई अगस्त 2006 में, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि ये कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UV313 और सिरस तथा प्लूटो, ये सभी किस ग्रहों के अंतर्गत आते हैं? बौने ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। तो ये अब जो प्लूटो है वो एक मेन ग्रह होके ना तो ये क्षुद्र ग्रह है, ना कि ये उल्का पिंड है, ये कैसा है? एक बौना ग्रह है। अब देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। इसमें बता रखा है हमारा जो ज्योग्राफी है उस शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द में कैसे हुई। तो ये हमारे ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। देखो जो हमारा जीव शब्द है ना उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफिया का अर्थ होता है उसका मतलब होता है लिखना। तो इसका मतलब ज्योग्राफी का हमारा मतलब क्या है? पृथ्वी का विवरण या पृथ्वी के बारे में लिखना। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो लॉजी वर्ड होता है ना, आपको पता होगा लॉजी हमेशा अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब भी किसी का अध्ययन हम करते हैं तो उसके लिए हम लॉजी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी, ठीक है। और जो मैट्री है वो वर्ड किसके लिए? मापन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जियोमेट्री किसके लिए यूज़ करेंगे? पृथ्वी के मापन के लिए। साथ ही साथ जो ऑइड है, जो जियोइड बोलते हैं हम, ये किसकी बात पे बात करते हैं? आकृति के अनुरूप हम बात करते हैं। तो हम इसके अंदर जियो मतलब क्या है? जी मतलब क्या है? हमारा पृथ्वी। और ऑइड मतलब क्या है? हमारा आकार। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हम जियोइड में पढ़ते हैं। तो जियोलॉजी में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जियोमेट्री में हम पृथ्वी का मापन करते हैं, और जियोऑइड में हम पृथ्वी के आकार के अनुरूप स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कि जो हमारे खगोल शास्त्री हैं वो सबसे प्राचीनतम हमारे खगोल शास्त्री जो भारत के रहे हैं वो कौन है? हमारे आर्यभट्ट हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश आ रहा है उसके कारण सारे ग्रह क्या होते हैं? चमकते हैं। साथ ही आज विश्व के सभी भागों में बहुत अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि पूरा हमारे खगोलीय पिंड के बारे में रिसर्च की जा रही है कि वहाँ पर कैसी कैसी गतिविधियाँ होती हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध था, दूसरा हमारा शुक्र था, और तीसरे नंबर पे हमारी क्या आती थी? पृथ्वी आती थी।
आकार में ये कैसा आता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी हुई है। देखिए जो हमारे पृथ्वी है ना, वो एकदम गोल नहीं है, वो हल्की सी ध्रुवों से क्या हुई है, चपटी हुई है। ठीक है, तो इसका आकार थोड़ा सा चपटा हुआ है ध्रुवों से। यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आहाव कहा जाता है। तो इसके आकार को भूहाव कहा जाता है, जिसे हम जियोइड कहते हैं। ठीक है, भूहाव का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। अब आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो जीवन जीने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं ना, वो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। इसलिए जो पृथ्वी है ना, वो एक अनोखा ग्रह माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन जीने के लिए पर्याप्त कंडीशंस हैं। और कंडीशन हम किस वे में कह रहे हैं, जो हमारी फिजिकल कंडीशन होती है, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। पृथ्वी देखिए ना तो ज़्यादा अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी भी है और साथ में वायु भी उपस्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए जो पृथ्वी है एक अनोखा ग्रह है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और साथ ही गैस है, जैसे हमारे ऑक्सीजन हो गई, वह भी मौजूद है। इसलिए हमारा जो पृथ्वी है वो सबसे कैसा ग्रह है, अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अब क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है ना, जो सतह है, वो किससे ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है। इसलिए ये हमें कैसी दिखाई देती है, नीली। और इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो वह कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? तो वो हमारा पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 से ज़्यादा सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। इसलिए यह ग्रह नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, इसमें बता रखा है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख पर किलोमीटर होती है ना, पर सेकंड में। वो भी कैसे बता रखी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और इसको जो पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आता है, उसको कितने मिनट लगते हैं, बस 8 मिनट लगते हैं, कुल 8 मिनट लगते हैं। आपको पता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा सूर्य है, और सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है उसे मात्र 8 मिनट में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, मात्र 8 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी दे रखा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो आपको इसमें आगे ये बताना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे भारतीय थे जो चंद्रमा पे गए थे सबसे पहली बार, आपको ये बताना है। ओके, अब हम देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, मतलब सिर्फ एक उपग्रह है, एक चंद्रमा है। और इसी तरह जो हमारा मंगल ग्रह है उसके पास भी एक ही उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये हमें इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि ये हमारे ग्रह जो हमारा खगोलीय पिंड है की अपेक्षा सबसे नज़दीक में है। ये लगभग हमारे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कहाँ, पृथ्वी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा हमसे सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप जब पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं तो देख सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर है ना। कहाँ 15 करोड़ और कहाँ चंद्रमा हमारा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखो यहाँ पे उपग्रह के बारे में बता रखा है, तो हमने देखा था ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो हमारे उपग्रह होते हैं, जो हमारे चंद्रमा होते हैं, वो सभी ग्रहों के जिनके वो उपग्रह हैं, जैसे जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है वो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। जैसे बृहस्पति का उपग्रह कितने हैं, 53, तो वो क्या करेंगे, बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के लगाते हैं। अब यहाँ पे बात करी गई है कि मानव निर्मित उपग्रह, तो कुछ हमारे मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, कृत्रिम पिंड हैं। तो कैसे हैं ये, आर्टिफिशियल हैं। ये क्या है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं।
जिसका उपयोग हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हम इसे क्या करते हैं, हमें पिक्चर में दिखा रखा है, हम इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या देख पाते हैं, सारी जो भी हमें उपयोगी चीज़ होती है, जिनकी हमें जानकारी चाहिए होती है, हम उनके बारे में जान पाते हैं। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जिनमें से इनसैट, IRS और एडुसैट है। तो ये हमारे क्या हैं, एक कृत्रिम उपग्रह हैं, जो भारतीय उपग्रह हैं, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें क्या बता रखा है, जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में पूरा कितना लग जाता है, 1 साल, है ना, पूरा 1 साल लगता है, मतलब 365 डेज लगते हैं। उसी तरह चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लग जाते हैं। तो 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। साथ ही साथ इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और इसी कारणवश हमने बात करी थी ना कि पृथ्वी की हमें विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कभी हमें वो पूर्ण दिखाई देता है, कभी हमें वो आधा दिखाई देता है, तो हमें सिर्फ उसका एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा पृथ्वी है, ना तो ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा वो ठंडा है, ठीक है, और वहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण गैसें हैं वो भी उपस्थित हैं, पानी भी है। हमारे पृथ्वी की परिस्थितियाँ अनुकूल थी, लेकिन चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया आपको बहुत इजीली दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रहों की। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो तारों और ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह होते थे, ये हमारे कहाँ से आते थे? एक पेटी होती थी, क्षुद्र ग्रह पेटी, जो कि हमारे 2 ग्रहों के बीच में थी। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो उस पेटी में से हमारे बहुत ही छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के एक के ही भाग हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे इसमें NCERT की ज्योग्राफी को, तो उसमें हमें बताया जाएगा एक महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जब टूटी थी, महाविस्फोट हुआ था, तो वो कुछ बड़े भाग में टूटी, जिनको हमने ग्रह कह दिया। जो छोटे छोटे भाग हो गए, ग्रह के जो छोटे छोटे भाग हो गए, उन्हीं को हमने क्या कह दिया? क्षुद्र ग्रह कह दिया। तो इसमें यही बता रखा है कि जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, उन्हीं को हमने क्या कह दिया है? क्षुद्र ग्रह कह दिया है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या होते हैं? तो देखो, जिस तरह क्षुद्र ग्रह भी क्या कर रहे थे? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। इसी तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे पिंडों को हम क्या कह देते हैं? उल्कापिंड कह देते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते भी हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है इनसे, और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसकी तरह पृथ्वी की जो धरातल है, मतलब जो पृथ्वी की सतह है, वो उस पर क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं। तो जो हमारे उल्कापिंड हैं, कभी कभी तो वो जल जाते हैं पूरी तरीके से, तब गिरते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है? वो पृथ्वी पर बिना जले गिरते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब इस पैरा में हमें ये बता रखा है कि आकाशगंगा क्या होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, आकाशगंगा क्या होती है। तो आपने देखा होगा, जब हम आसमान को देखते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। दूर तक देखने पर हमें बहुत चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं, और लाखों तारों का समूह है। मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आकाश है वो कैसा है? लाखों तारों का समूह है। और ये जो पट्टी है, ये क्या कहलाती है? आकाशगंगा। और जिसका हमने क्या नाम दे रखा है? मिल्की वे नाम हमारे आकाशगंगा का है।
हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है ना। और इस प्रकार इसका नाम हमने क्या रख दिया, आकाश गंगा रख दिया। जैसे एक बहती हमारी नदी बहती है ना हमारे यहाँ गंगा, तो इसी तरह आकाश में जो चमकती हुई बहुत सारे तारों का समूह था, तो चमकती हुई जो हमें बहती हुई नदी नज़र आती थी हमें तारों की, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा। आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो याद रखना, इसी ब्रह्मांड क्या है कि बहुत सारी जब आकाश गंगाएं मिलेंगी तब किसका निर्माण होगा, ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि देखो हम अभी सौरमंडल पढ़ रहे हैं, अब उसमें हमने क्या पढ़ा, पूरी आकाशगंगा के बारे में, अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ा जिसका नाम मिल्की वे है। अब जब हम ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं पढ़ेंगी तो वो क्या बनाती है, ब्रह्मांड बनाती है, और जिसकी कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और वैज्ञानिक आज तक और अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस तरह ये जो हमारा चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, वो ख़त्म होता है। अब हम इसके जो हमारे MCQ दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रखा है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हमारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट, आकृति और ये इसका जो आकृति है वो किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ख, पृथ्वी। हमने देखा था सबसे पहला ग्रह हमारा बुध, उसके दूसरा ग्रह हमारा शुक्र, और तीसरा ग्रह हमारा कौन सा है, पृथ्वी। तीसरा क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो हमने देखा था ये किस तरह चक्कर लगाते हैं, ग, दीर्घ वृत्ताकार में, इस तरह ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारा जो है हमारा, उसकी एक निर्धारित दिशा होती है, वो हमेशा उत्तर दिशा में हमें नजर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, उत्तर दिशा। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो वो हमारे किस कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति। तो हमने देखा था कि क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है वो हमारी उसकी एक साइड में हमारा मंगल ग्रह होता है तथा दूसरी साइड में हमें बृहस्पति ग्रह मिलता है, और इसी क्षुद्र ग्रह की पेटी में से हमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये हमारे कौन से ग्रहों के बीच में मिलेंगे, मंगल एवं बृहस्पति। और इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।